जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की ज्योग्राफी के चैप्टर 3 के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में। बहुत बेसिक लेवल पे बातचीत करता है ये चैप्टर एग्रीकल्चर के बारे में। फटाफट से अपन देख लेते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि नेचुरल रिसोर्स को जब किसी फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है नेचुरल रिसोर्स से फिनिश्ड गुड की तरफ, इस ट्रांसफॉर्मेशन में 3 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी 3 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं? एक होती है प्राइमरी एक्टिविटीज़, दूसरी होती है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और तीसरी होती है टर्शरी एक्टिविटीज़। सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको बोला जाता है प्राइमरी एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल, आपने वीट उगाया, आपने राइस उगाया, ये क्या है? ये प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स है और किसका पार्ट है? प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट है। बेसिकली एग्रीकल्चर इज पार्ट ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटीज़। फिशिंग करते हैं लोग, मछली पालन करते हैं, ये भी क्या है? नेचुरली आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो रिसोर्स को, ये भी किसका पार्ट है? प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट है। गैदरिंग करते हैं, अब ये जितनी भी ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं, ये जंगल जाती हैं, वुड वगैरह, हनी वगैरह कलेक्ट करती हैं, गैदर करती हैं, ये भी किसका पार्ट है? प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट है। इनफैक्ट माइनिंग की जाती है, ज़मीन के अंदर से इम्प्योर ओर को निकाला जाता है, ये भी किसका हिस्सा है? प्राइमरी एक्टिविटी का हिस्सा है। एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या है? नेचुरल रिसोर्स के एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको बुलाया जाता है प्राइमरी एक्टिविटीज़। दूसरी होती है सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कंसर्न्ड विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज। ये जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको जब प्रोसेस किया जाता है तो उसको बुलाया जाता है सेकेंडरी एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, आपने वीट उगाया, ये प्राइमरी एक्टिविटी है, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, लेकिन आपने वीट को प्रोसेस किया और आटे में कन्वर्ट कर दिया। ये जो आपने आटे में कन्वर्ट किया, ये किसका पार्ट है? ये सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट है। या आपने आटे को भी प्रोसेस किया और ब्रेड बना दी, ये जो ब्रेड बनाई गई ये भी किसका पार्ट है? ये सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट है। आपने इम्प्योर ओर निकाला और फिर स्टील को मैन्युफैक्चर किया, ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ये भी किसका पार्ट है? सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट है। बेकिंग ऑफ ब्रेड, अभी अपन बात कर रहे थे, सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट है। वीविंग ऑफ क्लोथ, ये भी किसका पार्ट है? सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट है। इस साल के प्रीलिम्स में एग्जैक्टली यही लिखा आया, वीविंग ऑफ क्लोथ, और एक्टिविटी लिखी हुई थी। अगर आपको पता होता कि ये सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट है तो एक क्वेश्चन आराम से सही हो जाता। तीसरी होती है टर्शरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने के लिए जितनी भी सर्विसेज को यूज़ किया जाता है वो सब आती हैं टर्शरी एक्टिविटीज़ में। टर्शरी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर थ्रू सर्विसेज। एग्जाम्पल क्या है? ट्रांसपोर्ट है, ट्रेड है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, एडवर्टाइजिंग है। ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये एग्जाम्पल्स हैं टर्शरी एक्टिविटीज़ के। 3 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। पहली कौन सी है? प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? नेचुरल रिसोर्स के एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको बुलाया जाता है प्राइमरी एक्टिविटीज़। दूसरी होती है सेकेंडरी एक्टिविटीज़। ये जितने भी रिसोर्सेज हैं इनको जब प्रोसेस किया जाता है तो उसे बुलाया जाता है सेकेंडरी एक्टिविटीज़। और तीसरी होती है टर्शरी एक्टिविटीज़। जितनी भी सर्विसेज हैं वो किसका हिस्सा हैं? वो टर्शरी एक्टिविटीज़ का हिस्सा है। अपने को ये समझ में आ रहा है अब कि एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी एक्टिविटी। और एग्रीकल्चर इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। एग्रीकल्चर का एक मतलब अपने को समझ में आता है कि ये जितनी भी फसल हो रही है, क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं, फ्रूट्स उगाए जा रहे हैं, वेजिटेबल्स उगाए जा रहे हैं, फ्लावर्स उगाए जा रहे हैं, ये सब एग्रीकल्चर का पार्ट है। लेकिन रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, ये जो कैटल का अपन पालन करते हैं, गाय भैंस बकरी वगैरह पालते हैं अपन, ये भी किसका हिस्सा है? एग्रीकल्चर का हिस्सा है। दुनिया भर में 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। दुनिया भर में लगभग 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर करती है। इंडिया में भी 2/3 ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। 2/3 इंडिया की पॉपुलेशन, या फिर ये कहें कि लगभग 60% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर। ये जो टर्म है एग्रीकल्चर, ये बना हुआ है लैटिन वर्ड एगर या फिर एग्री और कल्चर से। एगर या फिर एग्री का मतलब होता है सॉइल और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। एग्रीकल्चर लैटिन वर्ड एगर या एग्री और कल्चर से मिलकर बना हुआ है। एगर और एग्री का मतलब होता है सॉइल और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। अच्छा, एग्रीकल्चर बेहतर होगा या खराब होगा ये डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे।
एक तो सॉइल के ऊपर और दूसरा क्लाइमेट के ऊपर। अगर किसी जगह पे फर्टाइल सॉइल है, जैसे एलुवियल सॉइल है, और क्लाइमेट एकदम बढ़िया है, सूटेबल क्लाइमेट है, बढ़िया बारिश होती है, उतनी ही धूप पड़ती है जितनी ज़रूरत है, उतने ही टाइम पीरियड के लिए बारिश होती है जितने टाइम पीरियड के लिए ज़रूरत है। अगर सॉइल बढ़िया है और क्लाइमेट बढ़िया है तो वहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड। जिस ज़मीन पे एग्रीकल्चर किया जाता है, जिस ज़मीन पे क्रॉप्स उगाए जाते हैं, उस ज़मीन को बुलाया जाता है एरेबल लैंड। मैप में दिखाया गया है कि दुनिया भर में कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है। ये जितने भी ग्रीन से एरियाज़ दिखाए गए हैं, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है दुनिया भर में। अपने को इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। बेसिक तौर पे इंडिया में देख लो कि इंडिया में तो ऑलमोस्ट सारी जगह पे ही होता है। राजस्थान, ये जो वेस्टर्न वाला है, इधर नहीं होता, पहाड़ी इलाकों में थोड़ा कम होता है, बाकी तो हर जगह पे थोड़ा थोड़ा एग्रीकल्चर तो होता ही है। नदर्न प्लेन्स में बहुत इंटेंस एग्रीकल्चर होता है, ये अपने को पता है। एग्रीकल्चर क्या है? द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग। एग्रीकल्चर को फार्मिंग भी बुलाया जाता है, पहली बात तो। और दूसरा, ये जो सॉइल पे हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, क्रॉप्स उगा रहे हैं, और लाइव स्टॉक का जो अपन पालन करते हैं, गाय भैंस बकरियां वगैरह अपन पालते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं? इसी को अपन बोलते हैं एग्रीकल्चर। सेरिकल्चर क्या होता है? कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स। सिल्क वॉर्म्स को रियर किया जाता है, पाला जाता है नेचुरल सिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए, इसको अपन क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर। पिसीकल्चर क्या होता है? फिश का पालन, मछली का जो पालन होता है, उसको अपन बोलते हैं पिसीकल्चर। विटीकल्चर क्या होता है? ग्रेप्स का कल्टीवेशन, अंगूर का कल्टीवेशन क्या बुलाया जाता है? विटीकल्चर। और हॉर्टिकल्चर क्या होता है? जब अपन वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स वगैरह को उगाएं कमर्शियल यूज़ के लिए, मार्केट के लिए, जब वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स को उगाया जाता है तो उसको अपन बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। देखो बड़ा सिंपल, एग्रीकल्चर क्या होता है? ज़मीन के ऊपर ये जितना भी फसलें उगाई जा रही हैं, इन्हीं की साइंस को, इन्हीं के आर्ट को और लाइव स्टॉक के रियरिंग को बुलाया जाता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को ये अपन फार्मिंग बोल देते हैं। सेरिकल्चर क्या होता है? सिल्क वॉर्म्स का पालन, सिल्क वॉर्म्स का पालन किया जाता है नेचुरल सिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको अपन बोलते हैं सेरिकल्चर। पिसीकल्चर क्या होता है? मछली पालन को अपन बोलते हैं पिसीकल्चर। विटीकल्चर क्या होता है? ग्रेप्स के कल्टीवेशन को अपन बोलते हैं विटीकल्चर। और हॉर्टिकल्चर क्या होता है? वेजिटेबल, फ्लावर्स, फ्रूट्स वगैरह जब उगाए जाते हैं कमर्शियल यूज़ के लिए तो उसे अपन बुलाते हैं हॉर्टिकल्चर। अच्छा, फार्म सिस्टम क्या होता है? ये जितना भी हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, ये एक तरीके से सिस्टम है। और सिस्टम कैसे है कि इसमें कुछ चीज़ों का इनपुट दिया जाता है, जैसे मशीन लगती है, जैसे सीड्स लगाए जाते हैं, जैसे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, फिर लेबर लगती है इस सब में, फिर फिजिकल इनपुट्स भी लगते हैं, जैसे सनशाइन है, कितनी रेनफॉल है, टेम्परेचर है, सॉइल है, स्लोप है, ये सब इनपुट्स हैं। जब ये इनपुट्स मिल जाते हैं तो फिर एक प्रोसेस के थ्रू एग्रीकल्चर को गुजरना होता है। किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप हल लगाओगे, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप सीड्स को सो करोगे, फिर केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह को स्प्रे करोगे, और फिर इस पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद एग्रीकल्चर कंप्लीट होता है और हमें आउटपुट के तौर पे क्या मिलता है? क्रॉप्स मिलती हैं। तो बेसिकली ये जो एग्रीकल्चर है, ये जो फार्मिंग है, ये पूरी तरीके से एक सिस्टम है। इस सिस्टम में हम कुछ इनपुट दे रहे हैं, जैसे मशीन्स वगैरह, सीड्स वगैरह, लेबर वगैरह, सनशाइन, टेम्परेचर, रेनफॉल वगैरह। फिर एक पूरी प्रोसेस है कि कब हल लगाया जाएगा, कब सीड्स को सो किया जाएगा, कब स्प्रे किया जाएगा, और फिर अपने को एट द एंड आउटपुट मिलता है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग की अगर बात करें तो फार्मिंग के वेरियस टाइप्स हैं, और ये जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग है ये डिपेंड करते हैं जोग्राफिकल कंडीशंस पे, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस पे, लेबर पे, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी पे। तो इन बेसिस पे फार्मिंग को दो मेन टाइप्स में क्लासीफाई किया जा सकता है। कौन से बेसिस हैं जिनके बेसिस पर अपन क्लासीफाई कर रहे हैं? जोग्राफिकल कंडीशंस क्या है, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस क्या है, लेबर कैसी लग रही है, और लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कैसी यूज़ की जा रही है। उसके बेसिस पे दो मेन टाइप्स के फार्मिंग्स होते हैं। एक होती है सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरी होती है कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब, सबसिस्टेंस का मतलब सर्वाइवल, सर्वाइवल के लिए की जाने वाली फार्मिंग। अब सर्वाइवल के लिए अपन फार्मिंग कर रहे हैं तो बहुत ईजी है चीज़ों को समझना। देखो, सर्वाइवल के लिए जो फार्मिंग की जा रही है उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होगा या सिर्फ इतना होगा कि हमारी फैमिली की नीड पूरी हो जाए। बहुत ऑब्वियस सी बात है, नीड ऑफ द फार्मर्स फैमिली के लिए जो फार्मिंग की जा रही है उसको अपन बोल रहे हैं सब्सटेंस फार्मिंग। नीड के लिए फार्मिंग कर रहे हो आप, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे या लो लेवल की टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे? बट ऑब्वियस सी बात है, लो लेवल की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। लेबर बाहर से बुलाओगे या घर की लेबर लगाओगे? बट ऑब्वियस सी बात है, हाउस होल्ड लेबर लगती है। तो सब्सटेंस फार्मिंग बेसिकली क्या फार्मिंग होती है? वो फार्मिंग जो कि फैमिली की नीड्स को सस्टेन करने के लिए,
फुलफिल करने के लिए की जा रही है उसको अपन बोलते हैं सब्सटेंस फार्मिंग। इसमें लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, हाउस होल्ड लेबर लगती है इसमें। और ये जो सब्सटेंस फार्मिंग है इसको फर्दर क्लासीफाई किया जा सकता है। फर्दर कैसे क्लासीफाई करेंगे, एक होती है इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग और दूसरी होती है प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग मतलब सर्वाइवल के लिए फार्मिंग हो रही है, सर्वाइवल के लिए एग्रीकल्चर हो रहा है, लेकिन अब थोड़ा इंटेंसली कल्टीवेट किया जा रहा है। और इंटेंसली कल्टीवेट करने का मतलब क्या है, इंटेंसली कल्टीवेट करने का मतलब ये है कि हम छोटी सी जमीन पे से ज़्यादा प्रोड्यूस लेना चाह रहे हैं। तो एक तो स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे कल्टीवेशन किया जाता है, लेकिन अभी भी एग्रीकल्चर सबसिस्टेंस के लिए हो रहा है, सर्वाइवल के लिए हो रहा है, हालांकि इंटेंसिवली कल्टीवेट कर रहे हैं। सर्वाइवल के लिए हो रहा है तो टूल्स जो है वो मॉडर्न होंगे या सिंपल होंगे, सिंपल टूल्स यूज़ किए जाते हैं। लेबर ज़्यादा यूज़ की जाएगी या कम यूज़ की जाएगी, कंपैरेटिवली ज़्यादा यूज़ की जाएगी, बिकॉज हम ज़्यादा प्रोड्यूस लेना चाह रहे हैं। अच्छा, ये जो इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर है ये नेचुरल फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होगा या इसमें बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन की बातचीत होगी, ये डिपेंडेंट होगा नेचुरल फैक्टर्स पे। जैसे नेचुरल क्लाइमेट कैसा है, सनशाइन वगैरह कैसी है, सॉइल फर्टाइल है या नहीं है। और अगर अच्छी फर्टाइल सॉइल है, सनशाइन टाइम पे मिल रही है, तो फार्मर कोशिश करता है कि एक साल में एक से ज़्यादा क्रॉप उगा ले। इसी का मतलब है इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर, कि मतलब सेम प्लॉट पे से यूजुअली क्या होता है, एक फसल मिल जाए साल में बहुत है, लेकिन जब इंटेंसली कल्टीवेट कर रहे हैं तो फार्मर क्या कोशिश कर रहा है कि यार सॉइल बढ़िया है, सनशाइन बढ़िया है, क्लाइमेटिक कंडीशंस बढ़िया है, क्यों ना कोशिश की जाए कि एक साल में एक क्रॉप से ज़्यादा क्रॉप उगा ली जाए। राइस इज़ द मेन क्रॉप। फिर राइस के अलावा वीट उगाया जाता है, मेज उगाया जाता है, पल्सेस भी उगाए जाते हैं, ऑयल सीड्स भी उगाए जाते हैं। और ये जो इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर है ये थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़ में ज़्यादा प्रेवलेंट होता है। ऐसे एरियाज़ जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस मानसून वगैरह बढ़िया होता है, उन एरियाज़ में इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर ज़्यादा किया जाता है। जैसे साउथ में ज़्यादा किया जाता है, साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया में ज़्यादा किया जाता है। साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में और ईस्ट एशिया में इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर को ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। दूसरा है प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना, पुराने टाइम पे सर्वाइवल के लिए जो एग्रीकल्चर किया जा रहा था। और इसमें भी दो टाइप्स हैं, एक होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन और दूसरा होता है नोमैडिक हर्डिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, इसके बारे में अपन ने बात की हुई है। बेसिकली शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, मान लेते हैं कि ये कोई लंबा चौड़ा जंगल है, फार्मर क्या करेगा, इस छोटे से पैच पे जो भी जंगल है उसके पेड़ों को काट देगा या जला देगा और फिर इस छोटे से पैच पे एग्रीकल्चर करने की शुरुआत करेगा। जब तक इस छोटे से पैच से बढ़िया प्रोडक्टिविटी आ रही है, बढ़िया फसल उग रही है, तब तक तो इस छोटे से पैच पे एग्रीकल्चर करता रहेगा। जैसे ही प्रोडक्टिविटी कम होने लगेगी, ये फार्मर इस ज़मीन को छोड़ के किसी दूसरे कोने में चला जाएगा और वहाँ पे जो जंगल है उस जंगल के पेड़ों को काट लेगा, जला के साफ कर लेगा और फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर करने की शुरुआत कर देगा। ये जो पुरानी वाली ज़मीन है इसको ऐसे ही खाली छोड़ के चला जाएगा और जैसे जैसे ये प्रोडक्टिविटी आती रहेगी तब तक तो ठीक है, इसी जगह पे रहेगा। जैसे ही प्रोडक्टिविटी कम होने लगेगी ये फिर किसी तीसरी जगह पे चला जाएगा। बेसिकली ये जो अपनी जगह को शिफ्ट कर रहा है कल्टीवेट करने के लिए, इसी को अपन बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है इन दी थिकली फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेजोन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में ये जो अपने नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स हैं वहाँ पे खूब सारा प्रैक्टिस किया जाता है। और ये ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है। भाई घने जंगल वहीं होंगे जहाँ हैवी रेनफॉल होगी और जहाँ पे क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन होता है, पानी खूब होता है, बारिश खूब गिर रही होती है, सनशाइन वगैरह भी अच्छी खासी होती है। तो अगर पेड़ काट भी दिए जाते हैं तो बड़ा जल्दी खुद को रीजनरेट कर लेता है। होता क्या है, अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम। द एशेज आर देन मिक्सड विद द सॉइल and crops like maize, yam, potatoes, cassava are grown. After the soil loses its fertility, the land is abandoned and the cultivator moves to a new plot. Shifting cultivation is also known as slash and burn agriculture. ये पूरा पैराग्राफ तो वही कह रहा है कि एक फार्मर जो होता है वो जंगल को काटता है, जलाता है, ज़मीन को साफ करता है और फिर उसके ऊपर कल्टीवेशन करता है। जब तक सॉइल फर्टाइल है, प्रोडक्टिविटी बढ़िया आ रही है, तब तक इस फील्ड पे कल्टीवेशन करता रहेगा। जैसे ही प्रोडक्टिविटी नीचे जाने लगेगी ये किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाएगा और सेम वही प्रोसीजर जो पहले किया गया था। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बुलाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में इसको बुलाते हैं जूमिंग और ये बहुत पॉपुलर नाम है इसका इंडिया में, इसको याद रखना। नॉर्थ ईस्ट में क्या बुलाते हैं, जूमिंग बुलाते हैं।
मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में इसको बुलाते हैं मिल्पा। क्या बुलाते हैं? मिल्पा। ब्राज़ील में इसको बुलाते हैं रोको। शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को नॉर्थ ईस्ट में बुलाते हैं जूमिंग, मैक्सिको में बुलाते हैं मिल्पा, सेंट्रल अमेरिका में भी मिल्पा बुलाते हैं, ब्राज़ील में बुलाते हैं रोको और मलेशिया में बुलाते हैं लडांग। मलेशिया में क्या बुलाते हैं? लडांग। ये नाम है, इनको थोड़ा मेमोराइज करो, याद रखो, काम आते हैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से भी। फिर दूसरा प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर का टाइप है नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग कहाँ प्रैक्टिस की जाती है? सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया, सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया में जैसे राजस्थान है या जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ पे भी नोमैडिक हर्डिंग को प्रैक्टिस किया जाता है। बेसिकली ऐसे एरियाज जहाँ पे बारिश बेहद कम होती है या ना के बराबर होती है, उन एरियाज में नोमैडिक हर्डिंग को प्रैक्टिस किया जाता है। होता क्या है, इस नोमैडिक हर्डिंग में हर्ट्समैन या जो भी लोग होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते हैं अपने कैटल के साथ में, अपने एनिमल्स के साथ में। और ये अपने कैटल के साथ में, अपने एनिमल्स के साथ में मूव कर रहे हैं इन सर्च ऑफ फॉडर, मतलब अपने कैटल के लिए खाना, और इन सर्च ऑफ वाटर। अब जैसे राजस्थान, खासकर वेस्टर्न राजस्थान, वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, तो वहाँ पे जो भी हर्ट्समैन होते हैं वो क्या करते हैं, अपने कैटल को लेके, यूजुअली अपने बकरियाँ वगैरह, भेड़ वगैरह को लेके एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते हैं। ऐसी जगहों पे जाते रहते हैं जहाँ पे उनकी कैटल के लिए इनफ फॉडर मिल जाए और पानी इनफ मिल जाए। तो बेसिकली ये अलोंग डिफाइंड रूट्स घूमते रहते हैं। एक बार देख लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हर्ट्समैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स फॉर फॉडर एंड वाटर अलोंग द डिफाइंड रूट्स। और ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट क्यों हो रहा है? बिकॉज क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट्स हैं। भाई राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान में अगर बारिश अच्छी होती, क्लाइमेटिक कंडीशंस बढ़िया रहती, तो ये हर्ट्समैन क्यों घूमते अपनी बकरियों को लेके, अपनी भेड़ों को लेके? इनको घूमना पड़ रहा है क्योंकि क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट्स हैं। टेरेन में कुछ दिक्कत होती है, कभी कभार क्या होता है कि कुछ पहाड़ी वाड़ियों पे जो लोग रहते हैं उनको भी मूव करना पड़ता है, बिकॉज वहाँ पे टेरेन सूटेबल नहीं होता रहने के लिए। और जो कॉमन एनिमल्स इनके साथ चलते हैं उनमें शीप होती है, कैमल होते हैं, याक होते हैं, गोट्स वगैरह होती हैं। और यही जानवरों से इनको मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, वुल वगैरह, हाइट्स वगैरह मिलती हैं। तो ये जितने भी हर्ट्समैन हैं ये अपने कैटल के साथ में एक जगह से दूसरी जगह पे वॉन्डर करते हैं, घूमते हैं, ताकि इनकी जो कैटल है उसको प्रॉपर फॉडर और वाटर मिल जाए। और ये जो मूवमेंट है ये होता है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट्स एंड द टेरेन। अपन ने दो तीन चीज़ें पढ़ी। एक तो हमने क्या पढ़ा, एक तो हमने ये पढ़ा कि ये जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग है ये दो टाइप की हैं। एक होती है सब्सटेंस फार्मिंग और दूसरी होती है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग के बारे में अभी अपन ने कोई बातचीत नहीं करी। सब्सटेंस फार्मिंग क्या होती है? सब्सटेंस फार्मिंग ऐसी फार्मिंग होती है जो कि फैमिली की नीड को फुलफिल करने के लिए की जाती है। इसमें लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है और इसमें हाउस होल्ड लेबर लगती है। ये जो सब्सटेंस फार्मिंग है इसके दो टाइप्स हो सकते हैं। एक हो सकती है इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग और दूसरी हो सकती है प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग क्या होती है? ये भी बात तो वही है जो सब्सटेंस फार्मिंग में है, लेकिन इसको थोड़ा इंटेंसिवली कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा है फार्मर। अभी भी छोटे प्लॉट ऑफ लैंड पे ही कल्टीवेशन किया जा रहा है, अभी भी वही सिंपल टूल्स यूज़ किए जा रहे हैं, अभी भी लेबर जो है वो वही घर की लग रही है, लेकिन ज़्यादा लेबर यूज़ की जा रही है। और कोशिश ये की जा रही है कि चलो क्लाइमेटिक कंडीशंस बढ़िया हैं, चलो सॉइल फर्टाइल है, तो अपन एक फसल की बजाय एक साल में एक से ज़्यादा फसल क्यों ना उगा लें, मोर देन वन क्रॉप को क्यों ना उगाया जाए इस एक फील्ड में से। तो ज़्यादा इंटेंसली कल्टीवेट करने की कोशिश की जाती है इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर में। और फिर दूसरा टाइप है सब्सटेंस फार्मिंग का प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना, ओल्ड। और ये जो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग है इसके भी दो टाइप्स हैं। एक होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन और दूसरा होता है नोमैडिक हर्डिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का बेसिक मतलब क्या है कि ट्राइबल सोसाइटीज़ यूजुअली क्या करती हैं, जंगल में छोटा सा पैच ऑफ लैंड है उसको क्लियर आउट कर लेंगी, पेड़ वेड़ काट देंगी, जला देंगी और वहाँ पे एग्रीकल्चर करेंगी। जब तक वहाँ पे प्रोडक्टिविटी अच्छी है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही प्रोडक्टिविटी कम होने लगेगी, ये जो सोसाइटी है, ये जो ट्राइबल सोसाइटी है या ये जो फार्मर्स हैं वो इस ज़मीन को छोड़ के किसी दूसरी जगह पे चले जाएंगे और वहाँ फॉरेस्ट एरिया को क्लियर आउट कर लेंगे, जला देंगे, काट देंगे और वहाँ पे एग्रीकल्चर करने की शुरुआत कर देंगे। ये जो पहले वाली ज़मीन है इसको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बुलाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट में इसका पॉपुलर नाम है जूमिंग,
मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में इसको बुलाया जाता है मिल्पा, ब्राज़ील में इसको बुलाया जाता है रोको, और मलेशिया में इसको बुलाया जाता है लडांग। और फिर दूसरा टाइप है नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग बेसिकली देखी जाती है सेमी एरिड या फिर एरिड रीजन्स में, जहाँ पे बारिश वारिश कम होती है, जहाँ पे सूखा होता है। इस नोमैडिक हर्डिंग में क्या होता है, ये जितने भी हर्ट्समैन होते हैं वो अपने कैटल के साथ में प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं। और प्लेस टू प्लेस क्यों मूव कर रहे हैं, फॉडर के लिए और पानी के लिए, कि इनकी कैटल के लिए चारा मिल जाए और पानी मिल जाए। तो अलोंग डिफाइंड रूट्स, ऐसा नहीं है कि हर साल ये अपना रूट बदल रहे हैं, एक डिफाइंड रूट है जिसका इनको पता है कि यार इस महीने में यहाँ जाएंगे तो फॉडर खूब मिलेगा, वाटर खूब मिलेगा। उस डिफाइंड रूट पे ये लोग प्लेस टू प्लेस भटकते हैं, घूमते हैं, और इसको अपन बोलते हैं नोमैडिक हर्डिंग। फिर आती है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल नाम से ही क्लियर है, कमर्शियल मतलब मार्केट के लिए जो फार्मिंग की जा रही है। मतलब जब आप क्रॉप्स को उगाते हो या एनिमल्स को पालते हो फॉर सेल इन दी मार्केट, तो उसको बोलते हैं अपन कमर्शियल फार्मिंग। अब बड़ी सिंपल सी बात है, मार्केट के लिए आप क्रॉप्स को उगा रहे हो तो एक तो छोटे एरिया पे कल्टीवेशन होगा या बड़े फार्म लैंड पे कल्टीवेशन होगा, बट ऑब्वियस सी बात है लार्ज फार्म लैंड पे कल्टीवेशन किया जाता है। मार्केट के लिए आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, पैसा ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा, कैपिटल खूब ज़्यादा लगती है, पैसा खूब ज़्यादा लगता है। काम करने के लिए मॉडर्न टूल्स, मॉडर्न मशीन्स का यूज़ किया जाएगा या पुराने टूल्स यूज़ किए जाएंगे, बट ऑब्वियसली बात है मशीन्स को यूज़ किया जाएगा, और जितनी ज़्यादा मॉडर्न मशीन्स हो सकती हैं उतनी ज़्यादा मॉडर्न मशीन्स को यूज़ किया जाएगा। कमर्शियल फार्मिंग में बेसिकली एक तो लार्ज लैंड पे कल्टीवेशन किया जाता है, पैसा खूब लगता है, कैपिटल खूब लगती है, और मॉडर्न मशीन्स को यूज़ किया जाता है। ये जो कमर्शियल फार्मिंग है इसी में आती है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, इसी में आती है मिक्स्ड फार्मिंग, और इसी में आती है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब ये कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या है, नाम से ही क्लियर है। जब आप क्रॉप्स को उगा रहे हो मार्केट के लिए कमर्शियल पर्पस से, तो उसको अपन बोल देते हैं कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। जैसे गेहूं उगाए जाते हैं, मेज़ उगाया जाता है मार्केट के लिए, तो वो कैसा है, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है। इसके अलावा जहाँ मेजर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की जाती है वो यूजुअली है टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। टेम्परेट ग्रासलैंड्स क्या होते हैं, बेसिकली टेम्परेट रीजन्स में एक टाइप के ग्रासलैंड्स होते हैं, और डिटेल में इनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। तो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया के जितने भी टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं वहाँ पे व्हीट वगैरह को, मेज़ वगैरह को मार्केट के पर्पस से उगाया जाता है, और इसी को अपन बोलते हैं कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। क्या बुलाते हैं, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, और पॉपुलेशन नहीं रहती है इसीलिए बड़े बड़े फार्म्स अवेलेबल होते हैं, और इसीलिए इन बड़े बड़े फार्म्स में कमर्शियल पर्पस के लिए, मार्केट के लिए ग्रेन्स को कल्टीवेट किया जाता है। मतलब खूब लंबे चौड़े हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स के फार्म्स होते हैं यहाँ पे। तो बेसिक आइडिया, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या है, कमर्शियल पर्पस के लिए, मार्केट के लिए जब आप क्रॉप्स को उगाते हो तो उसको अपन बोलते हैं कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। फिर दूसरी है मिक्स्ड फार्मिंग। जब आप एक तरफ क्रॉप्स को उगा रहे हो और साथ ही साथ लाइव स्टॉक को रियर कर रहे हो, फूड या फॉडर के क्रॉप्स को उगा रहे हो और साथ ही साथ आप कैटल का भी पालन कर रहे हो, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग। फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ क्रॉप्स को उगाया, मार्केट के पर्पस के लिए उगाया, तो उसको अपन बोल रहे हैं कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। जब आपने क्रॉप्स और क्रॉप्स के साथ साथ लाइव स्टॉक को भी रियर किया मार्केट के पर्पस से, तो उसको अपन बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। ये मिक्स्ड फार्मिंग कहाँ प्रैक्टिस की जाती है, ये प्रैक्टिस की जाती है यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए में, अर्जेंटीना में, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में और साउथ अफ्रीका में। और फिर तीसरा टाइप है प्लांटेशन। प्लांटेशन बेसिकली है कि आप सिंगल क्रॉप को ओवर द लार्ज एरिया उगा रहे हो। जैसे आपने खूब लंबे चौड़े एरिया में कई 100 हेक्टेयर लैंड पे सिर्फ चाय उगा दी, या कॉफ़ी की प्लांटेशन कर दी, या शुगर केन की प्लांटेशन कर दी, या केशू को उगा दिया, या रबर, बनाना, कॉटन वगैरह को उगा दिया। तो जब सिंगल क्रॉप को आप लार्ज पैच ऑफ लैंड पे उगाते हो मार्केट के पर्पस से, उसको अपन बोलते हैं प्लांटेशन। उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लांटेशन। प्लांटेशन में लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर लगती है और खूब सारा पैसा लगता है, कैपिटल और लेबर दोनों ही खूब सारे लगते हैं। और यूजुअली होता ये है दैट द प्रोड्यूस मे बी प्रोसेस्ड ऑन दी फार्म इटसेल्फ और इन नियर बाई फैक्ट्रीज। ये जैसे फसल हुई कंप्लीट, उसके बाद या तो ये जो फसल है इसको फार्म पे ही प्रोसेस कर लेंगे या नियर बाई फैक्ट्री में प्रोसेस कर लेंगे। अगर नियर बाई फैक्ट्री में प्रोसेस करना है तो आपको बढ़िया ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की ज़रूरत होती है,
और कमर्शियल फार्मिंग के आसपास ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की ज़रूरत होती ही है, बिकॉज आप जितनी भी क्रॉप्स उगा रहे हो उनको उगा रहे हो आप मार्केट के पर्पज से, मतलब आपको मार्केट में बेचना है। मार्केट में अगर बेचना है तो ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, खराब होना चाहिए, बट ऑब्वियसली बात है अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ और रह गई, एक चीज़ क्या रह गई है, अच्छा एक पहले ये देख लेते हैं। मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ट्रॉपिकल रीजन्स आपको समझ में आता होगा, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो बीच वाला एरिया है इसको अपन बोल देते हैं ट्रॉपिकल रीजन। तो ज़्यादातर प्लांटेशंस कहाँ होती हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स में होती हैं। जैसे मलेशिया में रबर की प्लांटेशन होती है, ब्राज़ील में कॉफ़ी की प्लांटेशन होती है, इंडिया में टी की प्लांटेशन होती है, और श्रीलंका में भी टी की प्लांटेशन होती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्लांटेशंस के। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और रह गई, एक टर्म यहाँ दे रखा था ऑर्गेनिक फार्मिंग, आजकल खूब ट्रेंड में है और ये ज़रूरी भी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है एक ऐसे टाइप की फार्मिंग जहाँ पे सब कुछ नेचुरल है, जहाँ पे ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ किया जा रहा है, जहाँ पे नेचुरल पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया जा रहा है, जहाँ पे केमिकल्स का बिल्कुल भी यूज़ नहीं है, जहाँ पे कोई भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं किया जा रहा है क्रॉप्स की यील्ड को इंक्रीज करने के लिए। सब कुछ नेचुरल तरीके से जब फार्मिंग की जाए तो उसको अपन बोल देते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ऑर्गेनिक मैन्योर एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ केमिकल्स। नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज डन टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप। ये तो अपने को समझ में आ रहा है कि अपने को केमिकल्स यूज नहीं कर रहे हैं, सब कुछ नेचुरल है, ऑर्गेनिक मैन्योर है, नेचुरल पेस्टिसाइड्स हैं। जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या होता है, अगर बहुत बेसिक लेवल पे बात करें तो आजकल क्या होता है कि साइंटिस्ट जो हैं वो क्रॉप्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं ताकि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, फसल की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाए। यहाँ पे जो सीड्स यूज़ किए जा रहे हैं वो भी नेचुरल हैं, कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं है। बेसिक सी बातचीत। इसके बाद बात की गई है मेजर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में, लेकिन मेजर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की बातचीत हम अगले सेशन में करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट, वीडियो पे लाइक के बटन को दबा देना, शेयर कर देना अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच।